हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून। और सभी बच्चे एक बार आप लोग ये बताइएगा कि क्या आवाज आप सभी बच्चों के पास जा रहा है और ऑडियो की क्वालिटी में और वीडियो की क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से एक बार आप लोग क्लियर करिए ताकि आज का लाइव सेशन, आज का लाइव क्लास शुरू किया जाए। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th बाबू फिजिक्स का जो चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंग, है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 2 से 3 तीन मिनिमम इससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो क्लास है ना, आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा खास हो जाता है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बाबू क्या करिए, इस सेशन को शेयर करिए। और ये बहुत ही छोटा चैप्टर है ना, एकदम छोटा सा चैप्टर है ना। लेकिन बाबू आपको ध्यान में रखना है कि इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप समझते हैं तो क्या होगा, आगे जो आपका चैप्टर आने वाला है रे ऑप्टिक्स, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरे फिजिक्स में अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो हम बता देते हैं, पूरे फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है। पहला है यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें बाबू 2 चैप्टर आते हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र तथा स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, वो हो गया। उसके बाद से बाबू वैद्युत धारा होता है, प्रत्यावर्ती धारा होता है ना। और उसके बाबू बाद जो आता है ना सबसे महत्वपूर्ण, वो होता है हमारा रे ऑप्टिक्स, है ना। यानी दूसरा नंबर पे क्या आता है, रे ऑप्टिक्स आता है, जिससे बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो 9वां नंबर चैप्टर है ना वही है, इसके बाद जो स्टार्ट होगा वही है। और वो जो चैप्टर है ना बहुत ही बड़ा है, उसको पढ़ने में भी बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, उससे पहले इसको आपको समझना पड़ेगा कि वैद्युत चुंबकीय तरंग आखिर है क्या। तो इसको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बाबू समझा दिया है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है। कि जब वैद्युत क्षेत्र, और यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र और ये चुंबकीय क्षेत्र समय के अनुसार एक दूसरे के लंबवत क्या करता है, ऐसे ऐसे कंपन करता है ना। तो इन दोनों के मध्य एक लंबवत क्या होता है, एक तरंग उत्पन्न होती है इस प्रकार से। और यही तरंग क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती है, वैद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। जो कि हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है, उसका समीकरण दे रखा है, उसका फॉर्मूला बता रखा है। उसके बाद से हमने बाबू यहाँ पे विद्युत धारा के बारे में पढ़ाया, एक होता है चालन धारा और दूसरा क्या होता है, कौन सा, डिस्प्लेसमेंट करंट बाबू, क्या, विस्थापन धारा। विस्थापन धारा को हमने डायग्राम के माध्यम से समझाया हुआ है पार्ट 1 में, उसके लिए उसका फॉर्मूला प्रूफ भी किया हुआ है हमने। तो अगर आपने नहीं देखा है तो बच्चे जाइए, प्लेलिस्ट में दिखेगा, आप लोग देख लीजिएगा। और बाबू अगर चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करके, लाइक नहीं किए हैं फटाफट से आप लोग क्या करिए, लाइक कर दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में बाबू नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए, 9135742024, है ना। आप इस पे क्या करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए, जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और जैसे हमने क्या किया था, मैक्सवेल का समीकरण भी हमने पढ़ा रखा है, मैक्सवेल का समीकरण भी हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा रखा है। बस इस क्लास में हमको क्या करना है, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नरेंद्र कुशवाहा, जय हिंद, जय हिंद बाबू, सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, भारत माता की जय। चलिए, डॉली सिंह बहुत बढ़िया, अनुराग, लवली बहुत अच्छा, वेरी गुड, मसरक के बीपुल बहुत बढ़िया। तो एक बार आप लोग सेशन को शेयर करिए। और बाबू आप लोग सिर्फ ग्रुप में ज्वाइन हैं, 11 को ग्रुप आप लोगों ने फुल करके रखा है। और बच्चे क्लास कितना ज्वाइन करते हैं, 300, ये गलत बात है ना। अगर आप ग्रुप में ज्वाइन है तो प्लीज क्लास किया करिए, ठीक है। चलिए, और जितने भी सारे बच्चे हैं पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा, मात्र बाबू यहाँ पे 20 अगस्त से पहले पूरा का पूरा आपको पीडीएफ नोट्स उस पे अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद से गेस्ट क्वेश्चन का तैयारी चल रहा है, गेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा तो मात्र 499 में मिल रहा है। जाइए आस्क बोर्ड का क्या करिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, वहीं से जाके आप परचेस कर लीजिए। तो चलिए बाबू क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो मुख्य टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या डालिएगा, टॉपिक का नाम डालिएगा क्या, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बाबू, क्या, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, सबसे पहले आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। वैद्युत चुंबकीय तरंग तो हमने बता दिया कि जब आवेश क्या करता है, कंपन करता है, जब आवेश दोलन करता है, जब आवेश क्या करेगा, भरभराएगा यानी वाइब्रेट करेगा, तब जाके क्या होता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है। अगर आवेश, अगर हमने बताया है कि अगर आवेश क्या है, स्थिर है, तो स्थिर है तो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जो कि हमने आपको पढ़ा रखा है। अगर आवेश स्थिर है तो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर आवेश क्या है बाबू, जब गति करता है तो 2 प्रकार से गति करता है आवेश, पहला एक समान
और दूसरा त्वरित गति करता है। तो अगर एक समान गति करेगा तो वैद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। वहीं अगर त्वरित गति करेगा, त्वरित का मतलब क्या, आवेश कंपन करते हुए चलेगा, आवेश वाइब्रेट करते हुए चलेगा, आवेश क्या करेगा बाबू, दोलन करते हुए चलेगा, तब उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न होते हैं। वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बाबू यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे क्या उत्पन्न होता है, ईएमडब्ल्यू, है ना, वैद्युत, और यहाँ पे मैग्नेटिक, यहाँ पे याद रखना है बाबू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और यहाँ पे क्या, वेव्स भी क्या होता है इसमें उत्पन्न होता है। ये आप लोग क्लियर रखिएगा इस बात को, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब बाबू आता है बारी कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है। तो सुनिएगा कि बाबू सामान्य वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम या आवृत्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित रूप से वैद्युत चुंबकीय को क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ये किताबी भाषा है जो आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, अब जो हमारा लैंग्वेज है, अब देखिए जब गामा किरणें, है ना, कौन कौन सी किरणें, जब गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, यानी याद रखना है दृश्य किरणें या विकिरण कहिए, दोनों एक ही होता है, दृश्य विकिरण और रक्त विकिरण, है ना, विकिरण का मतलब किरण ही होता है ना, जब गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य किरण और रक्त किरण माइक्रो तरंग तथा रेडियो तरंग का तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है ना, यानी जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, जितने भी वैद्युत चुंबकीय तरंग है वो बाबू गामा किरण भी हो सकता है, बाबू कौन कौन सा हो सकता है, एक्स किरण भी हो सकता है, रेडियो हो सकता है, माइक्रो, यानी इन सभी का बाबू क्या, तरंग दैर्ध्य को बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं ना। तो बाबू यहाँ पे क्या होता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जितना भी है, जैसे गामा किरण हो गया, एक्स किरण हो गया, दृश्य प्रकाश हो गया, है ना, माइक्रो तरंग हो गया, रेडियो तरंग हो गया, इनका क्या किया जाता है कि तरंग दैर्ध्यों को बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। बाबू यहाँ पे याद रखना है क्या किया जाता है, तरंग दैर्ध्य, है ना, तरंग दैर्ध्य के, है ना, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में, है ना, बढ़ते क्रम में जब तरंग दैर्ध्य को बढ़ते क्रम में लिखा जाता है ना, तो बाबू जब रखा जाता है उसको, तो उसमें क्या होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, क्या होता है, एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और इसी स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं हम लोग, तो बाबू वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ पे समझिएगा कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, अब वैद्युत चुंबकीय तरंग वे होते हैं जिसको एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे हमारा गामा किरण हो गया, एक्स किरण हो गया, और रक्त किरण हो गया, पराबैंगनी किरण हो गया, है ना, माइक्रो तरंग होता है, इनको क्या किया जाता है, इनके सभी के तरंग दैर्ध्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, आवृत्तियां क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इन सभी को क्या किया जाता है ना, कि बढ़ते हुए क्रम में जब इनको सजाया जाता है ना, सभी किरणों को बढ़ते हुए क्रम में जब सजाया जाता है, तो उसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और इसी स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय क्या स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि जब हम तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम को जब सजाते हैं, सभी जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको क्या करते हैं, तरंग दैर्ध्य के बाबू बढ़ते हुए क्रम में जब सजाते हैं, तो हमको एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, और यही स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये आप लोग स्पष्ट रखिएगा, ठीक है, क्लियर। अब बाबू यहां पे बात आता है, ये सब सारी चीजें कि रेडियो जो तरंग है, बाबू पूछ देगा कि रेडियो तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, रेडियो तरंग का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, ये सब सारी चीजें बाबू आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है कि रेडियो तरंग के बारे में लिखना है। तो लिखिएगा कि रेडियो जो तरंग होता है ना, इसका अगर पूछेगा तरंग दैर्ध्य, है ना, रेडियो तरंग का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो 1 × 10⁻⁻1 से लेके 1 × 10⁻⁴ मीटर तक होता है। ये सब सारे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगर रेडियो तरंग की आवृत्ति की बात करें तो 3 × 10⁻9 से 3 × 10⁻4 हर्ट्ज, हर्ट्ज का मतलब क्या, एच जेड, है ना, एच जेड होती है ना, ये आपको याद रखना है। पूछ देगा रेडियो तरंग के उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं, तो रेडियो तरंग का जो उपयोग हम लोग करते हैं ना बाबू, कहां पे, तो रेडियो तथा टीवी संचरण में क्या होता है, रेडियो तरंग का उपयोग होता है। देखा होगा आप लोगों ने रेडियो तरंग डी सोर्स, है ना, डी सोर्स, है ना, तो वो क्या होता है कि स्पेक्ट्रम आता है ना वो आपके छतरी के पास, और वहीं क्या करता है, आपको टीवी दिखाता है, न्यूज दिखाता है वहीं। तो अगर बोला जाएगा वो कौन सा तरंग है, तो आप कहिएगा रेडियो तरंग है, ठीक है। तो रेडियो तरंग का तरंग दैर्ध्य याद रखिएगा, 1 × 10⁻⁻1 से 1 × 10⁻4 मीटर तक होता है। इसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 3 × 10⁻9 से 3 × 10⁻4 हर्ट्ज होता है। इसका बाबू अगर पूछा गया उपयोग, तो रेडियो तथा टेलीविजन संचरण में इसका क्या होता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है, क्लियर। सर आपके मुंह में क्या हुआ है, क्या बाबू कुछ हुआ है क्या, कुछ नहीं हुआ है मुंह में तो,
चलिए बहुत बढ़िया सर जी, प्लीज इंग्लिश में भी आगे, अगला अगला जो क्लास होगा ना उसको इंग्लिश में पक्का लिख के लाएंगे अब। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे मतलब आगे जो आता है, हमने क्या पढ़ा, रेडियो तरंग पढ़ा, उसके बाद से आता है माइक्रो तरंग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोवेव्स कहते हैं, है ना। इसकी अगर बात करें तो इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो 1 × 10⁻³ से लेके 3 × 10⁻⁻1 मीटर तक होता है, ठीक है। इसकी आवृत्ति की बात करें, 3 × 10⁻11 से 3 × 10⁻9 तक होता है इसकी आवृत्ति, है ना। और अगर अगर इसका उपयोग पूछ दे तो इसका उपयोग क्या होता है रडार में, वो माइक्रोवेव्स ओवन में क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। रडार या बाबू याद रखना है, रडार या दूर संचार में अगर आपसे पूछा जाए किस किरण का उपयोग होता है, तो माइक्रो तरंग का उपयोग किया जाता है। किस तरंगों का उपयोग होता है, रडार या दूर संचार में किस तरंगों का उपयोग होता है, तो माइक्रो तरंग होता है। और माइक्रोवेव्स या ओवन में, जिसमें बाबू क्या किया जाता है, खाना वाना पका गर्म किया जाता है ना, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, यही माइक्रो तरंग का, है ना। अब आगे बढ़ जाइए कि अवरक्त किरणें कौन सी होती है, तो अवरक्त किरणों की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, 7 × 10⁻⁻7 से लेके 5 × 10⁻⁻ क्या होता है, -3 के बीच होता है। किसका, अवरक्त किरण का तरंग दैर्ध्य। अगर बात किया जाए इसकी आवृत्ति की, तो इसकी विकिरण की जो आवृत्ति होती है 4 × 10⁻14 से 6 × 10⁻10 क्या होता है, हर्ट्ज तक इसकी क्या होती है, आवृत्ति होती है। अगर उपयोगों की बात करें कि अवरक्त किरण का उपयोग कहां पे होता है, तो पौधों, घरों में पौधों को गर्म रखने के लिए और युद्ध के समय क्या होता है, इसका उपयोग होता है। ऐसे क्वेश्चन देगा कि एक्स किरण के 2 गुण लिखे, गामा किरण के 2 गुण लिखे, अवरक्त किरण के 2 गुण लिखे, इस प्रकार से क्वेश्चन सब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। अगला जो है यहाँ पे दृश्य विकिरण, है ना। दृश्य विकिरण क्या है, यानी दृश्य किरण क्या है, तो बाबू दृश्य किरण की जो तरंग दैर्ध्य होती है ना बाबू, 4 × 10⁻⁷ से 7 × 10⁻⁷ मीटर के बीच होती है, उसको क्या कहा जाता है, दृश्य विकिरण कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी आवृत्तियां कितनी होती है, 7.5 × 10⁻14 से लेके 4 × 10 क्या होता है प्यारे बच्चों, 14 हर्ट्ज तक होती है। अब इसका उपयोग कहां कहां पे होता है, दृश्य। देखिए इसका बाबू तरंग दैर्ध्य आवृत्ति बहुत कम पूछता है, लेकिन ये इसका उपयोग बहुत ज्यादा पूछता है। किसका उपयोग किसमें होता है, तो अणुओं की संरचना तथा परमाणुओं के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है, दृश्य विकिरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाइए आगे कि पाराबैंगनी विकिरण, है ना। पाराबैंगनी किरणें जो होती है, ये बाबू याद रखना है कि पाराबैंगनी किरणें क्या होती है, बाबू ध्यान में रखना है। तो पाराबैंगनी किरणें बहुत ही खतरनाक होती है, सूर्य के प्रकाश से निकलता है पाराबैंगनी किरण, है ना। इससे क्या होता है, त्वचा कैंसर उन्सर होता है, और इसको छानने का काम कौन करता है, ओजोन परत करता है, ठीक है। जो संताप मंडल में है ओजोन परत, अभी आगे हम आपको समझाएंगे। यानी पाराबैंगनी विकिरण की बात करें तो इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है, 6 × 10⁻⁻10 से 4 × 10⁻⁻7 मीटर तक होता है। इसकी आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति होती है 5 × 10⁻17 से 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। इसका उपयोग पूछे तो यहाँ पे नकली दस्तावेज तथा उंगली के निशान पता लगाने में, या खून की यहाँ पे खाने की वस्तु के संरक्षण में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा सर जी। अब इसके लिए बाबू आपको तो स्कूल कॉलेज में बात करना होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाइए। अगला अगला है एक्स किरण, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। एक्स किरण की अगर बात करें कि एक्स किरण का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो 1 × 10⁻⁻13 से 3 × 10⁻⁸ मीटर के बीच होता है। और इसकी आवृत्ति की बात करें तो 3 × 10⁻21 से लेके कितना होता है, 3 × 10⁻16 तक होता है। यानी इसकी आवृत्ति क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है ना। इसका उपयोग, एक्स किरण का उपयोग कहां पे, चिकित्सा विज्ञान में बाबू, क्रिस्टलों की यहाँ पे आंतरिक संरचना ज्ञात करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग को कुछ होता है तो आप लोग क्या करने जाते हैं, एक्सरे कराने जाते हैं, अपने शरीर का क्या कराने जाते हैं, चेकअप कराने जाते हैं, एक्सरे कराने जाते हैं। तो एक्सरे का प्रयोग किस में होगा, चिकित्सा विज्ञान में भी हो सकता है। क्रिस्टलों की आंतरिक संरचना बाबू ज्ञात करने में भी किया जा सकता है। बहुमूल्य नंगों पत्थरों की पहचान में बाबू एक्स किरण का प्रयोग होता है। तो एक्स किरण के उपयोग बहुत सारे पूछे जाते हैं। अगला है गामा किरण, जो कि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। गामा किरण का बाबू तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो 1 × 10⁻⁻14 से 1 × 10 क्या होता है, -10 मीटर तक होता है। आवृत्ति क्या होती है, गामा किरण की आवृत्ति 3 × 10⁻22 से 3 × 10⁻18, यानी सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका होगा,
गामा किरण का सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होगा, गामा किरण का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। गामा किरण का उपयोग की बात करें तो परमाणु के नाभिक की संरचना के संबंध में सूचना देने पर इसका क्या है, काम है, इसका उपयोग है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। सुनीत सुनतानी राम बालक कुमार, राम बालक कुमार, ठीक है, नाम ले लिए, ठीक है, खुश। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब बाबू यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि इस टाइप से जो मतलब ये चैप्टर जो है ना समाप्त हो गया, बहुत छोटा छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि पाराबैंगनी विकिरण के दो गुण एवं दो उपयोगों को लिखे। जैसे हमने आपको क्या बताया, पाराबैंगनी किरण, है ना, ये जो पाराबैंगनी किरण होता है ना, ये सूर्य के प्रकाश से मिलता है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से आता है। अल्ट्रावायलेट किरण बहुत हानिकारक होती है हमारे शरीर के लिए ना, मनुष्यों के शरीर के लिए ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। और हमारे स्ट्रेप्टोस्फेयर पे यानी समताप मंडल पे क्या है, ओजोन परत है, ठीक है, याद रखना है। उस ओजोन परत के कारण क्या होता है कि ये पाराबैंगनी किरणें जो होती है ना, छन के आती है और हमें ज्यादा नुकसान नहीं करती है, बहुत ही कम नुकसान करता है, ठीक है। अगर ओजोन परत नहीं होता ना संताप मंडल में, तो ये जो पाराबैंगनी किरणें डायरेक्ट हमारे शरीर पे आती ना, तो हमारे शरीर में क्या होता, कैंसर हो जाता है ना, त्वचा कैंसर हो जाता, जिसके कारण हमारी क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती। इसलिए ओजोन परत बहुत ज्यादा जरूरी है ना। और ओजोन परत की जो मोटाई है ना, दिन पर दिन वो क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी हम लोग हानिकारक धुएं स्वचालित वाहन से निकल रहा है, चिमनी से निकल रहा है, वो सब क्या कर रहा है, हानिकारक जितना भी पोल्यूशन है ना, उस ओजोन परत को क्या कर रहा है, उसकी मोटाई को कम कर रहा है। और ओजोन परत की मोटाई को किसमें मापा जाता है, एक बार बता दीजिए जल्दी जल्दी, है ना। तो बाबू यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो पाराबैंगनी किरण है, इसका क्या करना है, दो गुण और दो उपयोग को लिखना है। तो सबसे पहले दो गुण क्या है कि ये किरणें कांच द्वारा क्या होती है, अवशोषित हो जाती है, इसका क्या है, प्रॉपर्टी, ये गुण है। वायुमंडल के अणुओं परमाणुओं की आयनीकृत कर देती है, यानी वायुमंडल में जितने अणु परमाणु होते हैं उनको आयनीकृत कर देती है, जिसके कारण आयन मंडल का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये इसके दो गुण हो गए। अगर बोलेगा कि इसके दो उपयोग लिखे, तो लिखिएगा कि अदृश्य लिखावट की, यहां पे याद रखना है, कीमती पत्थरों की पहचान है तो इसका क्या किया जाता है, प्रयोग, यानी अदृश्य लिखावट के लिए और कीमती पत्थरों की पहचान के लिए क्या होता है, इसका उपयोग होता है। पदार्थ के संरक्षण में भी क्या होता है, इसका प्रयोग होता है। तो इस टाइप से क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला दे देगा बाबू, यहाँ पे ये इंग्लिश मीडियम वाली बच्ची थी, फटाफट से आप क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब यहाँ पे दूसरा आता है, ओजोन परत का महत्व बताइए। तो ओजोन परत के बारे में हमने बताया था कि ओजोन परत, है ना, ओजोन परत कहां पे पाया जाता है, ये संताप मंडल में पाया जाता है। और ओजोन परत का कार्य क्या होता है, पराबैंगनी किरणों को छानने का काम करता है ना। जो सूर्य के प्रकाश से हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती है, जो मानव शरीर को अगर बिना ओजोन परत के अगर आने लगे ना धरती पे, तो क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को क्या होगा, मतलब त्वचा कैंसर होने लगेगा, अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगेगी त्वचा की, है ना। तो ये क्या करता है, जो ओजोन परत होता है, ये संताप मंडल में पाया जाता है, उन पराबैंगनी किरणों को छानने का काम करता है ना, उसको क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी विकिरण है यानी किरणें हैं, उनको अवशोषित कर लेता है। यहाँ पे याद रखना है, इससे वे यहाँ पे क्या होते हैं, विकिरण पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों के शरीर में प्रविष्ट नहीं हो पाता है और उनका जीवन क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। तो वही चीज तो हमने आपको बताया कि ये ओजोन परत ना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। और ओजोन परत की मोटाई क्या हो रही है, जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, ओजोन परत की मोटाई भी घट रही है। और ओजोन परत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सूर्य से आने वाली जितनी भी हानिकारक किरणें जैसे पराबैंगनी किरणें, उनको क्या करता है, छानने का काम करता है। वो क्या करता है कि पराबैंगनी विकिरण वो क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे क्या होता है कि जितने भी पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी है, उनके शरीर में ये किरण क्या करती है, प्रवेश नहीं करती है, और वो क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। ये आपको क्लियर लिखना है, क्लियर आपको लिखना है। चलिए हमारे तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में, बहुत बढ़िया। अब देखिए एक्स किरण के किन्हीं दो गुणों को लिखे। तो बाबू हमने आपको क्या बताया कि एक्स किरण है ना, एक्स किरण है ना, एक्स किरण क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब बाबू आपको बोलना गया है कि इसके दो गुणों को लिखे। तो एक्स किरण के दो गुण क्या है, ये किरण क्या होती है, यांत्रिक तरंग होती है, ठीक है। और एक्स किरण विद्युतीय चुंबकीय तरंग होती है, ये आप लोग लिख दीजिएगा। ये क्या होता है, ईएमडब्ल्यू होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है।
है ना। अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं कि इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉन होता है ना, 1 एंगस्ट्रॉन होता है इसका तरंग दैर्ध्य, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसके गुण है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए अगला कि लेजर किरणों के किन्हीं दो प्रमुख विशेषता लिखे, जो कि कई बार आया हुआ है। लेजर किरणों के किन्हीं दो प्रमुख विशेषता लिखे, ये भी क्या है जो हम आपके कैमरे पे मार रहे हैं ना, ये भी क्या है, लेजर है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें पावर कम है ना। इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। देखिए अगर हम इस पे बोलेंगे ना, इस ये अपने हाथ पे भी मार लेंगे ना, तो इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो ज्यादा क्वालिटी का ज्यादा हार्ड लेजर होता है, उसको बाबू शरीर में जितने भी दाग धब्बे होते हैं उसको रिमूव करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है ना। जैसे लोग क्या करते हैं, टाइटू बनवा लेते हैं, अब टाइटू जल्दी रिमूव होता नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, लेजर की जरूरत पड़ती है ना। यानी जो लेजर है, लेजर किरणें के दो प्रमुख विशेषताएं लिखे, तो लेजर किरणें तीक्ष्ण तथा क्या होती है, एक दैशिक होती है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ये जो लेजर है ना, कभी भी क्या होगा, एक ही दिशा में जाएगा, ये इसका जो फैलाव होता है ना, बहुत ही कम होता है ना। यह स्टील प्लेट तक को क्या कर सकता है, छेद सकता है। जो लेजर किरण है ना बाबू, स्टील प्लेट को भी छेद सकता है, इतना पावर होता है इसमें, है ना। आगे बढ़ जाइए अगला कि विद्युत चुंबकीय तरंग एवं ध्वनि तरंगों के बीच अंतर स्पष्ट करें। यानी विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है और ध्वनि तरंग क्या है, इसके बीच आपको क्या करना है, मतलब क्या अंतर देना है ना। तो सबसे पहली बात कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, हमने आपको पढ़ाया था ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है ना, जबकि ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। और विद्युत चुंबकीय तरंग को एक जगह से दूसरे जगह जाने में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण करने में, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहीं ध्वनि तरंगे जो होगी क्या होगी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, तो इसको एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए क्या होगा, इसमें जरूरत पड़ेगा किसका, माध्यम का। तो आप लोग लिख दीजिएगा कि इसके संचरण के लिए भौतिक माध्यम आवश्यकता नहीं है ना, इसके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं है, अर्थात ये निर्वात में भी क्या होती है, संचरित होती है। यानी इसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये क्या होता है बाबू, निर्वात में भी संचरित होता है। इसके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता है, अर्थात ये तरंगे निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है, ये भी आपको क्लियर रखना है। तीसरा लिखिएगा कि इसमें वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तथा तरंग की गति की दिशा के क्या होता है, लंबवत कंपन करता है। हमने बताया ना कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जब क्या करता है कि समय के साथ, है ना, समय के साथ एक दूसरे के लंबवत कंपन करता है ना, वाइब्रेट करता है, तब इसके लंबवत क्या होता है, ये तरंगे उत्पन्न होती है ना। और इसके मध्य के कण तरंग गति की दिशा के क्या करते हैं, कंपन करते हैं। अब ये लिखिएगा कि यह ध्रुवण का गुण भी क्या करता है, दर्शाता है, और ये ध्रुवण का गुण क्या करता है, नहीं दर्शाता है। अभी ध्रुवण आपको आगे पढ़ना है, अभी समझाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्रुवण को हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्या था बाबू, इसका अंतर था, और ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये क्या था, इसका अंतर था, जिसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और ये जो चैप्टर है ना, बहुत छोटा चैप्टर है, और ये चैप्टर क्या हो गया, समाप्त भी हो गया, है ना। ये क्या हो गया, समाप्त भी हो गया। अगर यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि C इजकल टू, यहाँ पे C इजकल टू 1/√अंडर यहाँ पे म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे, जो कि हमने आपको पढ़ाया हुआ है। और देखते हैं कितना सारे बच्चे जो हैं राइट आंसर करते हैं। अगर हम बोले कि C इजकल टू 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो आप क्या कहिएगा, हमने पढ़ाया हुआ है, फटाफट से बताइए कितना होता है। 3 × 10⁸ रिजवाना का, बहुत बढ़िया। ये प्रकाश के चाल के बराबर होता है, बहुत बढ़िया। प्रकाश का चाल क्या है, 3 × 10⁸ यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ये आप लोग बाबू क्या करिएगा, याद रखिएगा। हमने प्रकाश का चाल का एक और यहाँ पे समीकरण दिया था, फॉर्मूला बताया था, C इजकल टू हमने बताया था E नोट बटे में क्या बताया था, B नोट बताया था। ये भी क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, जो कि हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग स्पष्ट रखिएगा। अब हम कब मिलेंगे बाबू, एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो एक बार आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत छोटा चैप्टर है, इसको हमने समाप्त कर दिया। इसका अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, शाम में 7 PM में करेंगे, है ना। 7 PM में हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आप लोग जरूर शाम के 7 बजे आइएगा, है ना।
सभी बच्चे शाम में 7 बजे आइएगा। और उसके बाद से क्या होगा, 15 अगस्त को क्या होगा, छुट्टी होगा, है ना। और 16 अगस्त को भी छुट्टी रहेगा क्योंकि जन्माष्टमी है ना। तो 2 दिन क्या होगा, छुट्टी रहेगा। कल तो वैसे भी छुट्टी रहेगा। और 16 तारीख को फिर 17 तारीख से हमारा क्या होगा, 4 क्लास चलेगा। उसके बाद से हम क्या करेंगे, क्रैश कोर्स लाएंगे। हम बहुत पहले ही क्रैश कोर्स ला देंगे। इसलिए ला रहे हैं हम बहुत पहले क्रैश कोर्स, क्योंकि हम ही अकेले पढ़ाने वाले हैं और हम ही को सारा चीज पढ़ाना है। हम यहाँ से क्या करें, हमने पार्ट वाइज पार्ट पढ़ा दिया। अब क्रैश कोर्स लाएंगे, जिसमें क्रैश कोर्स में क्या होगा, वन शॉट क्लास होगा। जैसे चैप्टर का एक ही वीडियो होगा, वन शॉट 4 से 5 घंटा में टोटल क्लियर। और उसी का नाम क्या होगा, क्रैश कोर्स। तो जितने भी बच्चों का तैयारी अभी तक नहीं हुआ है ना, छूटा हुआ है, बैकलॉग लगा हुआ है, तो क्या करिएगा आप लोग, क्लियर कर लीजिएगा बस उसके बाद, ठीक है, क्लियर। और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत बढ़िया। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और पूरा का पूरा वन शॉट क्लास होगा शाम में 7 बजे से 10 बजे, चाहे 11 बजे, ऐसे 4-4 5-5 घंटे का। ऐसा ना कि उसमें कोई टॉपिक छूटे, नहीं नहीं, पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर होगा, पूरा का पूरा थ्योरी, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव, पूरा सब्जेक्टिव, पूरा उसमें लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले उसका थ्योरी पढ़ा जाएगा, फिर थ्योरी पढ़ने के साथ उसका सब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, और लास्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। वो क्लास एक ही होगा, चाहे 4 घंटे का हो, 5 घंटे का हो। इस प्रकार से हमारा क्रैश कोर्स चलेगा और आपको साथ भी देना होगा हमारा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आपको शुरू से अंत तक हमारा साथ देना होगा, क्योंकि 5-5 घंटा, 6-6 घंटा क्रैश कोर्स में पढ़ाना आम बात नहीं है, ठीक है। उसके लिए मेहनत लगता है। चले, अंकित यादव, बिल्कुल। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं शाम में 7 बजे। आप लोग अपना ध्यान रखिए बाबू, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। और आप लोग ये भी बताइएगा क्लास कैसा लगा, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।